देखिए ये बीज को अंग्रेजी में सीड कहते हैं। देखिए बीज सामान्यतः क्या होता है कि बीज फल से बनता है, फल के भीतर बीज बनता है और जो पुष्प निषेचित पुष्प होते हैं उन्हीं से बीज बनता है। लेकिन हम खेती की भाषा में कभी कभी, ये तो बॉटनी की भाषा में हुआ, बायोलॉजी की भाषा में हुआ, बीज फल के अंदर बनता है और उसके निषेचन के द्वारा बनता है। लेकिन अब हम खेती की भाषा में कभी कभार अन्य चीज़ों को भी बीज कह देते हैं। खेती की भाषा में बीज उनको कहते हैं जिनसे नया पौधा बने, जिनसे नया पौधा बनता है, जिस भी मटेरियल से। अब वो पौधे का कोई भी भाग हो सकता है, तने से, जड़ से। तो जैसे हम गन्ने का बीज की जब बात करते हैं तो हम गन्ने का तना बोते हैं, तो गन्ने के तने में ही कमर्शियल प्रोडक्शन किया जाता है गन्ने का। और गन्ने का बीज तो ऐसे फूल में आएगा और बहुत छोटा होता है जो उसका रियल बीज है, और वो हर जगह जमता भी नहीं है। उसके लिए उचित जलवायु तमिलनाडु में होती है, इसीलिए गन्ने का बीज वहीं तमिलनाडु में ही जमाया जाता है और वहीं उसका रिसर्च होता है। चूँकि लखीमपुर उत्तर प्रदेश में जो गन्ना बोया जाता है उस गन्ने का तना बोया जाता है। ऐसे आलू भी है, आलू का बीज तुम देखोगे उसको TPS बोलते हैं, ट्रू पोटैटो सीड बोलते हैं। तो आलू की भी जो खेती है तो खेती में आलू का तना बोया जाता है, आलू का बीज नहीं बोया जाता है। हालांकि नई तकनीक आ गई है, अब आलू के बीज को भी बो करके पौधे तैयार करके और उससे कमर्शियल आलू का प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन आलू में भी तना ही बोया जाता है। ऐसे और भी पिपरमेंट में जड़ बोई जाती है, परवल में जड़ लगाई जाती है, और बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें जड़ लगाई जाती है। तो पौधे के अन्य भाग जिनसे हम नए पौधे तैयार करते हैं, सामान्यतः खेती की भाषा में उसको ही बीज बोल देते हैं। लेकिन बॉटनी में बीज किसे कहेंगे? बॉटनी में बीज जो कि फल के अंदर होता है और जिसके अंदर भ्रूण होता है। और भ्रूण जानते हो, भ्रूण जब भी बनता है निषेचन के बाद बनता है, जब दो गैमीट मिलते हैं, परागण के बाद निषेचन होगा, निषेचन के बाद भ्रूण बनेगा। तो जो बॉटनी में जो यहाँ हम बीज की अध्ययन करेंगे, यहाँ बीज के बारे में पढ़ेंगे, तो वो बॉटनी में जो बीज बताया गया है, बीज में जो बताया गया उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चूँकि पौधे जानते हो जो हमारे एंजियोस्पर्मिक पौधे हैं, आवृत्तिबीजी पौधे हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक द्विबीजपत्री और दूसरा है एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री को डाइकोटाइलिडन कहते हैं और एक बीजपत्री को मोनोकोटाइलिडन कहते हैं। द्विबीजपत्री थे चना, मटर, सरसों, सेब, ये सब द्विबीजपत्री हैं। एक बीजपत्री मक्का, गेहूं, धान, ये सब एक बीजपत्री। तो अब इसमें दूसरी और भी कैटेगरी होती है, भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी, भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी। तो अब इसमें कैटेगरी भी हो जाती है, जैसे इसमें दो कैटेगरी कर सकते हो। जैसे द्विबीजपत्री है तो द्विबीजपत्री में भ्रूणपोषी, द्विबीजपत्री में भ्रूणपोषी, अभ्रूणपोषी। ऐसे एक बीजपत्री में भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी। तो तुम्हारा द्विबीजपत्री अभ्रूणपोषी बीज कौन है? चना, मटर, सेब, ये। और द्विबीजपत्री भ्रूणपोषी कौन है? पपीता है ना, पपीता, शरीफा और दो ही हैं। और एक बीजपत्री या भ्रूणपोषी में आर्किड है। कौन है? आर्किड
आर्किड है ना, हाँ, आर्किड्स और जल केला। आर्किड्स पूरे वनस्पति जगत में सबसे छोटा बीज आर्किड्स का पाया जाता है। और एक बीजपत्री भ्रूणपोषी में कौन है? गेहूं, मक्का और धान, ये तुम्हारे एक बीजपत्री भ्रूणपोषी। तो ये तुम्हारे इस तरीके से इसके भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी बीज पाए जाते हैं। भ्रूणपोषी या भ्रूणपोषी क्या होता है? देखिए, तुम जानते हो, तुम्हारा जब पौधा फूल होते हैं तो फूल में परागण होता है। तो परागण कहाँ होता है? तुम्हारे परागकण का स्टिग्मा पर जाना, और फिर यही परागण कहलाता है, स्टिग्मा पर जाना। परागण के बाद क्या होता है? निषेचन होता है। निषेचन में क्या होता है? परागकण जो स्टिग्मा पर जाता है वो जर्मिनेट करता है, और वो पराग नलिका कहाँ जाती है? एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश करती है। एम्ब्रियो सैक को क्या कहते हैं? भ्रूणकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूणकोश। दो शब्द हैं, भ्रूणकोश और भ्रूणकोश। भ्रूणकोश, इनमें अंतर है। भ्रूणकोश को एम्ब्रियो सैक कहते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते हैं, और भ्रूणकोश को क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं। तो भ्रूणकोश और भ्रूणपोष दो शब्द हैं। तो भ्रूणकोश में जब जाती है परागनलिका, तो वो दो तुम्हारे पौधों में कौन सा निषेचन होता है? द्विनिषेचन होता है। ठीक है, द्विनिषेचन होता है। तो इसमें एक से जो है तुम्हारा इसमें दो प्रकार के, इसमें एक एम्ब्रियो सैक पाई जाती है। एम्ब्रियो सैक के अंदर तुम्हारी 8 सेल पाई जाती हैं। जो एम्ब्रियो सैक की संरचना, ये एम्ब्रियो सैक है। ऊपर की जो दो, ऊपर की कौन सेल? एंटीपोडल सेल बोली जाती है। कौन बोली जाती है? एंटीपोडल सेल। बीच में द्वितीयक केंद्रक होते हैं, द्वितीयक केंद्रक होते हैं। और इसके नीचे ये जो एक्सेल, क्या है? एक्सेल है। और एक्सेल के साइड में सहायक कोशिकाएं होती हैं। तो जब इसमें परागनलिका आती है तो परागनलिका में दो नर केंद्रक होते हैं। तो एक नर केंद्रक द्वितीय केंद्रक से मिलता है और एक नर केंद्रक एक्सेल से मिलता है। तो यहाँ पर एन था और एक और नर केंद्रक मिल गया, तो क्या हो गया? 3n हो गया। क्या हो गया? 3n। इसी से भ्रूणपोष बनता है, इसी 3n से भ्रूणपोष बनता है। और इसमें क्या है? इसमें 2n हो गया, n और n मिल गया तो 2n हो गया। तो इससे भ्रूण बनता है। इससे क्या बनता है? भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो बनता है। अब ये सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती है विसेचन के बाद, एंटीपोडल सेल भी नष्ट हो जाती है। अब बीच में दो ही चीजें रहती है, एक भ्रूणकोश और दूसरा एम्ब्रियो, भ्रूण, दो ही चीज रहती है। तो इसमें जब बीज पूर्णतया बनता है, बीज का जब फॉर्मेशन होता है, तो बीज के फॉर्मेशन में दो ही चीजें रह जाती हैं, भ्रूणपोष और भ्रूण। अब जिन बीजों में भ्रूणपोष डेवलप्ड हो जाता है उसे क्या कहते हैं? भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। और जिन बीजों में भ्रूणपोष अनडेवलप्ड रहता है उनमें उनको क्या कहते हैं? अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। अब भ्रूणपोष डेवलप्ड होकर क्या बनता है? जैसे तुम्हारा अरंडी का बीज है, चने का बीज। अरंडी का बीज कैसा है? भ्रूणपोषी है। चने का बीज कैसा है? अभ्रूणपोषी है। अब चने के बीज में देखिए, पौधा बीज जमता है, जमने में जब वो नन्हा पौधा होता है तब उसको जमने में और शुरू में उसको पोषण की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि उस समय वो सेल्फ डिपेंड नहीं होता है, उसमें पत्तियां नहीं होती, बीज में तो पत्तियां नहीं होती। तो इसलिए जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो वो माँ का दूध पीता है। किसका दूध पीता है? माँ का दूध पीता है। तो शुरू में ऐसी व्यवस्था प्रकृति में बनाई गई है कि
कि शुरू में जब तक वो अपनी व्यवस्था ना कर सके, इधर उधर से भोजन का अरेंजमेंट ना कर सके, तो वो माँ के ऊपर डिपेंड रहता है। तो ऐसे ही बीजों में भी, क्योंकि बीज से पौधा बनता है, नन्हा पौधा बनता है, तो बीजों में भी प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि जब वो बीज जर्मिनेट करे तो शुरू में भोज्य पदार्थ उसको मिलता रहे बीज से ही। अब वो भोज्य पदार्थ मिलता रहे तो उसमें दो व्यवस्थाएं की गई। चूंकि बीज में दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं, बीज में बीज पत्र होते हैं, सबसे प्रमुख भाग होता है, तो दो व्यवस्थाएं की गई। भ्रूण, उसमें भोजन संचित होने की दो व्यवस्थाएं की गई। या तो बीज पत्रों में भोजन संचित होगा, और या तो अगर बीज पत्र उसके पतले होंगे, कागज के समान होंगे, या बीज पत्र का स्कूटेलम जैसे होंगे, तो उसमें बीज पत्रों की जगह भोज्य पदार्थ स्पेशल अंग बन जाता है, उसको भ्रूणपोष कहते हैं। तो ऐसे पौधों में भोजन भ्रूणपोष में एकत्रित होता है। तो जिन बीजों में भोजन भ्रूणपोष में एकत्रित होता है और बीज पत्र पतले होते हैं या अन्य आकार के होते हैं, तो ऐसे बीजों को भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। ऐसे बीजों को क्या कहते हैं? भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। और जिन बीजों में भोजन बीज पत्रों में एकत्रित होता है, जैसे चना है, चने को जब तोड़ो तो दो दालें होती है ना चने में, तो वो उसके बीज पत्र होते हैं। अब चने में भोजन कहाँ एकत्रित होता है? बीज पत्रों में एकत्रित होता है। चने में भोजन कहाँ एकत्रित होता है? बीज पत्रों में एकत्रित होता है। चने में भ्रूणपोष विकसित नहीं होता है, बनता तो है भ्रूणपोष, लेकिन वो अनडेवलप्ड रहता है, बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा रहता है। ठीक है, तो ये भ्रूणपोषी बीज एक बीजपत्री भी होते हैं और द्विबीजपत्री होते हैं। ऐसे अभ्रूणपोषी बीज भी एक बीजपत्री भी हो सकते हैं या द्विबीजपत्री भी हो सकते हैं। या ऐसे कह लो, भ्रूणपोषी बीज दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अभ्रूणपोषी बीज दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री। तो यहाँ पर द्विबीजपत्री का उदाहरण दिया है। द्विबीजपत्री बीज में भ्रूणपोषी बीज कौन है, भ्रूणपोषी बीज कौन है? एक बीजपत्री में भ्रूणपोषी कौन है, अभ्रूणपोषी कौन है? तो इसी में बीज वाले चैप्टर में इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ना है और पूरा उसकी संरचना के बारे में अध्ययन करना है। अभी और भी विधिवत जानकारी होगी, अभी जब हम बीजों की संरचना वाला पाठ आगे प्रोसीड करेंगे। तो अगला पाठ कौन है? बीजों की संरचना।